गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज का जो टॉपिक चूज किए हैं कि वो हिंदी भाषा का भारतीय संविधान में उसकी स्थिति क्या है और उसकी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में हिंदी का अगर हम देखें तो कुछ प्रांत उठा लीजिए, बाकी के प्रांतों में हिंदी ज़्यादातर यूज नहीं होती है। लेकिन इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं या हम कैसे अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें सोचने का हमारे पास विषय है कि आखिरकार हम ऐसे कौन से कदम उठाएं कि हमें उतनी समस्याएं ना आए, फिर भी हम अपनी इस भाषा को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इस भाषा का यूज देखा जाए तो हमारे देश में ही नहीं, अन्य कंट्रीज में भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इससे पहले मैंने कल आपको एक चीज़ बताई कि भाषा का विकास कैसे हुआ, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी और ये किस तरह से आगे डेवलप होती चली गई। और आज अपन चाहें तो मैं ये नहीं कहता कि बाकी की लैंग्वेजेस, बाकी की भाषा को हमें नहीं सीखना चाहिए, लेकिन अपन जिस लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं उस लैंग्वेजेस में हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने राष्ट्र देश की भाषा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और अपने देश में चाहते हैं कि जो भी कार्य हों वो अपनी भाषा हिंदी भाषा में ही हों। ठीक है, तो चलिए इसका टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि क्या ये भाषा जो है, ये जो संविधान है हमारा, संवैधानिक स्थिति है जो हमारी, जो संविधान के अनुच्छेद हैं, जो अनुसूची हैं, क्या उनमें इनका कोई महत्व दिया गया है कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो इनमें बहुत महत्व दिया गया है अपनी हिंदी भाषा का। तो चलिए अपन चलते हैं उस फाइल पे जहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए चूज करके लिखे हैं और उसमें देखा है कि वास्तव में हमारे संविधान में हिंदी की काफ़ी मान्यता दी गई है। ठीक है, तो चलिए ये आते हैं अपन कि भारतीय संविधान में हिंदी की क्या बाध्यता है, क्या महत्व है। तो आप सभी को मालूम है कि हमारा संविधान जो लिख कर तैयार हुआ, और ये भी मालूम होगा कि हमारे संविधान के जनक कौन है या रचयिता कौन है या डेवलपर कौन है। तो आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के रचयिता हैं और वो हमारे देश के संविधान को इतने बेहतरीन ढंग से डेवलप किया है, बनाया है, रचा है कि उसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। ठीक है, हमारे देश का संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ है। ये आप सभी को पता ही होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मालूम था कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो जाए तो हमें बहुत सारे कार्य करने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान निर्माता मतलब हमारे जो डेवलपर्स थे, जो हमारे रचयिता थे, मैं डेवलपर्स कंप्यूटर की भाषा में बोल देता हूँ। ठीक है, जो हमारे रचयिता थे, जो हमारे संविधान को लिखा है जिन्होंने, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा में 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। ठीक है, संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 48, 49, 50 तथा 51 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी होते हैं। ठीक है, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि तुरंत कानून बनते हैं और उन कानून के बनने का अगर हम देखें, सीधा संबंध देखें तो हमारे संविधान से भी उसका मिलता जुलता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान में पहले से हमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, हमारे जीने के, हमारे रहने के, हमारे पहनने के, हमारे उठने के, बैठने के, यानी कहा जाए कि हम बहुत स्वतंत्र हैं, जो कि अन्य कंट्रीज के संविधान की बात करें तो वहाँ इतनी स्वतंत्रता
नहीं है। तो हमारे संविधान में व्यक्ति को जीने की बहुत आज़ादी है और वो बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है। उसको बहुत सारी छूट मिली हुई है कि वो अपने संविधान की रक्षा करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इन प्रावधानों के साथ ही समृद्ध भारत की 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूची एक्ट में मान्यता दी गई है। भाषा इस प्रकार है, जैसे मैंने भाषाओं के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और संविधान में कुछ चीजें भी हैं जो जुड़ती रहती हैं, जिसको हम अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संभाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी, ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में मान्यता प्राप्त है, अनुच्छेद 8 में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। यानी जो संविधान संशोधन होते हैं उनमें हमारे कुछ भाषाएं भी लगभग हर 2-4 साल में अगर उसकी बारीता बढ़ती जाती है तो उसमें संशोधन किया जाता है। हमारे संविधान में संशोधन करके सरकार उसमें कुछ नई चीजें जोड़ने का कार्य करती है। सन 1942 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संभाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो ये कहा जाए कि जो हमारे संवैधानिक स्थित है, ठीक, जो हमारी संवैधानिक स्थिति है, वो संवैधानिक स्थिति हमारी बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत है कि हमारे संविधान में इसको जगह दी गई है। इस लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज को, बहुत सारी भाषाओं की जगह दी गई है। अब बात आती है कि आखिरकार जब संविधान में इतनी महत्व दी गई है तो फिर हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को बहुत तेजी के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं? तो उसका कारण हम ही, उसका कारण भी हम ही है। अगर हमें थोड़ी सी, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, आपको थोड़े से इंग्लिश आने लगती है तो आप इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। हम हेरिटेज होते हैं। क्यों हेरिटेज होता है कि हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी हिंदी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमारी ये भाषा है और हमारी मातृभाषा है और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो इसके बारे में कौन सोचेगा? ठीक, तो यहाँ बात आती है कि आखिरकार संविधान में इसकी स्थिति मजबूत है कि नहीं। तो आप देख सकते हो, मैंने कुछ टॉपिक निकाल के यहाँ पे रखा है कि संविधान में हमारी भाषाओं को बहुत मजबूत दिया है और उन्हीं भाषाओं के मजबूती के कारण हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि आखिरकार समस्या क्या है, क्या समस्या है। तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा टॉपिक निकाला है कि हिंदी के समस्त समस्याएं और समाधान, यही मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सकल सृष्टि में भाषा का विकास दैनंदिन दिनों-दिन जीवन में होता है। भाषा के विकास में आम जन की भूमिका सर्वाधिक होती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर भाषा ज़्यादा, जो भाषा लोग बोलते हैं उसी भाषा को लोग इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं, आप अपना लेते हैं। शासन और प्रशासन की भूमिका अत्यंत और अपने हित तक सीमित होती है। भारत में तथाकथित लोकतंत्र की आड़ में अति हस्तक्षेपकारी प्रशासन तंत्र दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, जिसका कारण संतुलित संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ का बढ़ती असंतुलता है। राजनीति जब समाज पर हावी हो जाती है तो सहयोग, सद्भाव, सहकार और सर्व स्वीकार्यता के लिए स्थान नहीं रह जाता है। दुर्भाग्य से भाषिक परिवेश में यही वातावरण है। हर भाषा भाषी अपनी सुविधा के अनुसार देश की भाषा नीति चाहता है। यहाँ तक कि परंपरा, प्रासंगिकता, भावी आवश्यकता या भाषा विकास की संभावना के निष्पक्ष आकलन को भी स्वीकारता नहीं है। निरर्थक प्रतिद्वंदिता संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के दिशाहीन हो जब जहाँ आंदोलन का रूप लेकर लाखों लोगों को बहुमूल्य समय, ऊर्जा तथा राष्ट्रीय संपत्ति के विकास का कारण बनता है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित हैं, जैसे अभी मैंने वो भाषाओं के नाम भी आपको बताया है, उनका कितना विकास हुआ यह तो भाषा सूची में नहीं है। उनका कितना विकास अवरुद्ध हुआ इसका आकलन किए बिना या
और स्थानीय नेताओं तथा साहित्यकारों द्वारा निरंतर प्रस्तावित की जाती है। विडम्बना यह है कि स्थानीय नाम की किसी भाषा का अस्तित्व न होते हुए भी उन्हें राज्य की अधिकृत भाषा घोषित कर दिया जाता है और उस राज्य में प्रचलित 4 से अधिक भाषाओं के समर्थक पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के कारण यह होता देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग अगर इस भाषा को ज़्यादा लोग अगर इस भाषा को बोलते हैं तो वही भाषा अपना भी जाती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें ये ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा थोड़ा सा समझ लीजिएगा। राज्यकाल चलाने के लिए जिस भाषा को अल्पसंख्यक लोग समझते हैं उसे राजभाषा होना चाहिए, क्योंकि विदेशी शासकों ने खुद की भाषा को गुलाम देश की जनता पर थोप दिया और अंग्रेजी इसी तरह थोपी और बाद में प्रचलित रह गई भाषाएं हैं। शासकों की भाषा से जुड़ने की मानसिकता और उसका उपयोग कर खुद को शासक समझने की धारणा उनके प्रति आकर्षण को बनाए रखता है। देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी प्रेमी शासक और भारतीय अंग्रेज प्रधानमंत्री के कारण अंग्रेजी का महत्व बना रहा तथा राजनीतिक टकराव में भाषा को घसीट कर हिंदी को विवादास्पद बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बार बार बोला है कि आप किसी भी भाषा को संकीर्ण मत समझिए। क्यों? क्योंकि भाषा उस देश की जान होती है, या ये कहें कि उस देश की गरिमा होती है, उस देश की राष्ट्रीयता होती है। अगर भाषा के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ये कहूं कि किसी भी भाषा को दुरुपयोग करें या किसी भी भाषा को हम सम्मान न दें और दूसरी भाषा को अपनी भाषा पर उसको सम्मान दें तो ये भी थोड़ा सा गलत माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमें सम्मान भी तभी मिलता है जब हम दूसरे की बातों का भी सम्मान करें, दूसरे की चीज़ों को भी सम्मान करें। तो यहाँ हम ये नहीं कहना चाह रहे कि भाषा किसी के ऊपर थोपी जाए, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि भाषा अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो हमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी भाषा दूसरे की भाषा से बेहतरीन मानी जाती है तो उसका एक ही कारण है कि हम इस भाषा को शुरू से जानते हैं और समझते हैं। हर देश की, जैसे अपन कहते हैं कि हमें हिंदी भाषा बहुत प्रिय है, अगर मैं दूसरे कंट्री की बात करूँ तो वहाँ जन्म से ही वही भाषा बोली जाती है तो उनके लिए वो भाषा बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे की भाषा खराब है और हमारी भाषा अच्छी है। सिर्फ मेरा मानना ये है कि अपनी भाषा को हम आगे बढ़ाएं और उसको उस लेवल तक लेके जाएं जहाँ से हम हर वो कार्य कर सके जिससे हमें अन्य लैंग्वेज की जरूरत ना पड़े। किसी देश में जितनी भी भाषा सामान्यतः द्वारा उपयोग की जाती है उनमें से किसी भी राष्ट्रभाषा नहीं है, अर्थात वे सभी राष्ट्रभाषा है और अपने अपने अंचल में बोली जा रही है, बोली जाती रहेंगी। निरर्थक विवाद की जड़ मिटाने के लिए सभी भाषाओं बोली को राष्ट्र भाषा घोषित कर अवांछनीय होड़ को समाप्त किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अभी मैं भाषा के साथ साथ अगर बोलियों की बात करूँ तो आप देखते हैं कि हर 15-25 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के एरिया में बोली बदल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बोली अच्छी नहीं है, यानी उस क्षेत्र की वो बोली है तो उसको हमें मानना चाहिए कि ये बोली भी अच्छी है। लेकिन हम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपने की कोशिश ना करें। इससे अनचाहे हो रहा हिंदी विरोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का ही बोलबाला करने की कोशिश होने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि आपके लेख में है। लेख में ये है कि मान के चलें कि वहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोली जाती है तो हम कोशिश ये करें कि उनकी भाषा हम सीखें और हिंदी भाषा को भी उनको सिखाएं, जिससे वो दोनों भाषाओं का यूज़ कर सकें और आगे चल के वो धीरे धीरे जब सभी लोग हिंदी बोलने लगेंगे तो वो लोग भी इस भाषा को अपना लेंगे। ठीक है? या मुझसे या आपसे ही अगर मैं कहूँ कि आप हिंदी बोलते हैं और आप कन्नड़ बोलिए तो मुझे लगता है कि शायद आप कन्नड़ नहीं बोल पाएंगे, ना तो आप पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी बोलने वाले हैं, तो आप कन्नड़ बोलेंगे भी तो लोगों को प्रॉब्लम होंगी। ठीक, तो हमें पहले इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हम अपनी भाषा को वहाँ तक
ले जाएं और अपनी भाषा को सिखा सकें। हमारे देश में लगभग 700 के आसपास अधिक भाषा और भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा, जैसे मैंने कहा कि 22 से 23 भाषाओं को ऑलरेडी आपको संविधान में जगह दे दी गई है, लेकिन बोलियां लगभग 700 के आसपास बोली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोलियां जहाँ भी बोली जाती हैं वो वहाँ अच्छी नहीं है, या यहाँ आके वो बोली बोलते हैं तो अच्छी नहीं है। उस प्रांत की या उस क्षेत्र की बोली है तो उस प्रांत उस क्षेत्र में बोली वो अच्छी ही लगती होगी। ठीक है। हिंदी को इस अनुसूची में रखा जाए या निकाल दिया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। हिंदी विश्व वाणी हो चुकी है। जिस तरह किसी भी देश का धर्म न होने के बावजूद, की भाषा न होने के बावजूद अस्तित्व और रहेगा, उसी तरह हिंदी भी बिना किसी समर्थन और विरोध के फलती फूलती रहेगी। ठीक है। हिंदी समर्थक मठाधीशों से हिंदी की रक्षा करें। हिंदी के नाम पर अपप्रचार करने वाले आयोजन ना हो तो हिंदी विरोध भी ना होगा। जब किसी भाषा बोली के क्षेत्र में उसको छोड़कर हिंदी की बात की जाएगी तो स्वाभाविक है कि उस भाषा को बोलने वाले हिंदी का विरोध करेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप किसी को अपमान करने की कोशिश करेंगे, उसकी भाषा और बोली के नाम पे अपमान करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी भाषा को या हमारी भाषा को क्यों अपनाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि आपकी भाषा खराब है या आपकी भाषा को, हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं। जैसे मेरा सीधा सा आंसर है कि हमें किसी के ऊपर इस भाषा को थोपना नहीं, हमें इस भाषा को प्रचार और प्रसार करना है। तो हम इस समस्या का समाधान हमारे पास यही है कि हम इसका प्रचार और प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हों वो हिंदी भाषा में ही हों, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आए। ये मेरा ऐसा मानना है। जैसे कोई भी संपर्क करते हैं, हम किसी भी प्रकार का संपर्क करते हैं तो हिंदी भाषा में ही करें, तो उसका प्रचार और प्रसार भी होगा, तो लोग उसको समझने की कोशिश भी करेंगे और उसी भाषा में बात करने की सोचेंगे भी। उस अंचल के बाहर स्वीकृत न होने दो जो विविध भाषाओं बोलियों के लोग पारस्परिक वार्ता में हिंदी का प्रयोग करेंगे। तब हिंदी के संपर्क भाषा की भूमिका अपने आप बन जाएगी। आज सभी स्थानीय भाषाएं हिंदी को प्रतिस्पर्धा मानकर उसका विरोध कर रही हैं, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं, न विरोध करने की भी कोई बात नहीं है। यहाँ हमें अपनी भाषा को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें इन समस्याओं से निकल के आगे आना होगा और प्रचार प्रसार में जुड़ना होगा, तभी हम अपनी भाषाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी के सामर्थ्य और रोजगार क्षमता। हिंदी के हितैषियों को यदि हिंदी की भला करना है तो नारेबाजी और सम्मेलन बंद कर हिंदी के शब्द सामर्थ्य और अभिव्यक्ति सामर्थ्य बढ़ाएं। उसके लिए हर विषय हिंदी में लिखा जाए। जैसे मैंने बोला कि हर विषय हिंदी में लिखा जाए, ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे अब भी अन्य कंट्रीज हैं तो अपनी ही भाषा में ये काम करते। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल आपका दिया था कि चाइना एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है कि वहाँ की चाइनीज भाषा है, तो चाइनीज भाषा में ही सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम हिंदी भाषा में भी ये काम करना शुरू करते हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी भाषा में करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिक हम लोग हिंदी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हिंदी के माध्यम से वार्तालाप, पत्राचार, शिक्षण आदि के लिए शासन ने नागरिकों को आगे आना होगा। जैसे मैंने बार बार बोला कि हमें आपको आगे आना होगा, किसी दूसरे के भरोसे हमें नहीं बैठना होगा। अपने बच्चों को अंग्रेजी से पढ़ाने और दूसरों के हिंदी उपदेश देने का पाखंड भी बंद करना होगा कि हम हिंदी का पाखंड करें और अपने बच्चों को इंग्लिश के ओर मोड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको भी हमें हिंदी सिखाना चाहिए। तो ज्ञान देना बेकार नहीं है, आप किसी भी भाषा का ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अपने देश की भाषा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदी की रोजगार क्षमता बढ़ेगी तो युवा अपने आप से और आगे ले जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उस बाजार में आम ग्राहक सबसे ज़्यादा हिंदी ही समझता है। जैसा मैंने बार बार बोला है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हिंदी ही बोली जाती है और समझी जाती है।
हिंदी में हर विषय की किताबें लिखी जाने की सर्वाधिक जरूरत है। यह कार्य सरकार में हिंदी के जानकारों को करना है। किताबें अंतर्जाल पर हो तो इन्हें पढ़ा समझा जाना सरल होगा। हिंदी में मूल शोध काम हो, केवल नकल करना निरर्थक है। तकनीकी, यांत्रिकी, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में हिंदी में पर्याप्त साहित्य की कमी तत्काल दूर की जाना जरूरी है। जैसे अपन अभी किसी भी अच्छे लेख के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं या अंतरिक्ष के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको इंग्लिश की ही बुक मिलती है। आप उस बुक को ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको उसका आप नहीं समझ में आएगा। मुझे लगता है 4 पेज पढ़ेंगे और फिर रख देंगे। लेकिन अगर आपकी भाषा में वो चीज़ मिल जाए तो मुझे लगता है आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि मैं और कुछ जानकारी इकट्ठा करूँ, कलेक्ट करूँ। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है। हिंदी की सरलता या कठिनता के निरर्थक व्यापक को बंद कर हिंदी की उपयोगिता पर ध्यान देना होगा। हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं को गले लगाकर ही आगे बढ़ सकती है। उनका गला दबाकर या गला काट कर हिंदी भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने बार बार सुना हो कि अगर हमें अपनी भाषा को इस समस्या का समाधान चाहिए तो हमें इसको प्रचार प्रसार करना है, लेकिन दूसरी भाषा को हमें नहीं दबाना। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम दूसरे के बारे में दूसरे को दबाने की कोशिश ना करें और हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं, लेकिन दूसरे की भाषा को भी हम सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू। आज की क्लास मैं बस यहीं समाप्त करता हूँ। आज का जो टॉपिक था हिंदी भाषा के संवैधानिक स्थिति, यानी इसके संविधान में स्थिति क्या है, समस्या क्या है और समाधान क्या है, तो ये सब चीज़ों का मैंने डिस्कशन किया कि इसकी समस्या ये है। ठीक है, लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समस्या ये है और समस्या से समाधान क्या है। समाधान यही है कि हम इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।